जब किसी प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का बार बार उल्लंघन किया जाता है तो ये टेक कंपनियां उस यूजर के खिलाफ स्ट्राइक का इस्तेमाल करती हैं। यूट्यूब, एक्स, टिकटॉक, मार्क जकरबर्ग का मेटा, सब यही स्ट्राइक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये टेक कंपनियां अपने ही बनाए सिस्टम को फॉलो ना करें तो इन पर भी स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का बराबर उल्लंघन अगर ये लोग करते नजर आए तो इन पर भी स्ट्राइक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नकेल कसकर टाइट इनको भी करना जरूरी है कि नहीं? और पिछले 3 दिनों से यही हो रहा है हुक्म। सरकार की कड़ी चेतावनी के बाद मार्क जकरबर्ग ने पीएम का वीडियो हटाने वाले मुद्दे पर माफी मांग ली। वेल, गुड इनफ, लेकिन इससे काम हो जाएगा? लगातार 3 दिनों से मेटा के अधिकारी आईटी मंत्रालय के सामने हाजिरी लगा रहे हैं, तो काफी है क्या? मेटा इस बार घिर चुका है। आईटी मिनिस्ट्री ने आईटी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कह दिया है किसी भी गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे में नहीं बल्कि 3 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को हटाना होगा। और एआई से बनाए कंटेंट का लेबल करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे नियम तोड़ना माना जाएगा। आज तीसरे दिन भी मेटा और आईटी मंत्रालय की मीटिंग हुई। डिस्कशन में सरकार ने मेटा से उसके कंटेंट मॉडरेशन को लेकर सवाल किए, यानी ये बताने को कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली फोटो, वीडियो, टेक्स्ट को सही तरीके से जांचने का की जो व्यवस्था है वो काम कैसे करती है। कैसे करते हो भैया, कैसे बताइए ना। इससे पहले कल हुई मीटिंग में एल्गोरिदम को लेकर सवाल किए थे। भारत के डिजिटल कानून का पालन करने के लिए मेटा के पास अंदरूनी तौर पर क्या व्यवस्था है, पूछा गया। मेटा ने माना था कि उनके प्लेटफॉर्म में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि वो डीप फेक, बॉट अकाउंट, बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी सीसैम को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी तरह से उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी मेटा की पेशियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हुक्म मेटा के हर एक प्लेटफॉर्म को लेकर सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों तक मेटा की ये पूरी टीम भारत में ही रुकने वाली है और सवालों का जवाब देने वाली है। 3 से 4 बैठकें और होंगी। आने वाली बैठकों में सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दे और सुरक्षा नियमों पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव बहुत कड़े शब्दों में मेटा से ये कह चुके हैं, मैं आपको कल फोन करूंगा, परसों फोन करूंगा और उसके अगले दिन भी फोन करूंगा। मैं तब तक फोन करता रहूंगा जब तक आप देश के कानून और उसके कामकाज को समझ नहीं लेते। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसीलिए पड़ गई हुक्म क्योंकि मेटा पर हर मोड़ पर, हर कदम पर दुनिया के कई देशों में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है। यहां तक कि अपने ही होम कंट्री अमेरिका में मेटा का स्क्रू टाइट किया जा रहा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने युवाओं को सोशल मीडिया से हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए मेटा पर, आपको पता है कितना जुर्माना लगाया है? ये सामने 5,000 करोड़ का जुर्माना। इससे पहले भी इसी मामले के लिए मेटा पर 3,560 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यानी अब मेटा पर लगी टोटल पेनल्टी 7,900 करोड़ रुपए की हो गई है। और यह फैसला बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़े मुकदमे में आया है। किसने लगाया ये फाइन? अमेरिका ने। जूरी की जांच में यह सामने आया कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों में सोशल मीडिया की लत को बढ़ाया, उनकी मेंटल हेल्थ को दांव पर लगाया। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी जानकारियों को छिपाने का काम किया। जज ब्रायन बिचैट, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेटा जैसी गैर जिम्मेदार कंपनी के लिए बच्चों की जान और उनकी दिमागी सेहत से ज्यादा जरूरी सिर्फ अपना मुनाफा कमाना था। जज ने यह तक कह दिया कि मेटा के प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पोल्यूशन यानी प्रदूषण की तरह है। हर दिन करोड़ों करोड़ लोग मेटा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। सिर्फ भारत का डेटा आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। बताऊं? सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हर दिन सक्रिय यूजर की संख्या, ये इस वक्त आप देख रहे हैं
लगभग 83 करोड़ व्हाट्सएप यूजर, 50 करोड़ लगभग इंस्टाग्राम यूजर, और फेसबुक देख लीजिए हुक्म 32 करोड़ लगभग, मतलब 32.6, आप 33 करोड़ मान लीजिए। सरकार के एक्शन से यह भी साफ है कि इस जिम्मेदारी से मेटा किसी भी कीमत पर पल्ला नहीं झाड़ सकता। मशीन या एल्गोरिदम की गलती बताकर वो नहीं बच सकता है। मेटा को जवाब देना होगा कि जब उसी मेटा के एक प्लेटफॉर्म पर पीएम के लिए भद्दी भद्दी गाली गलौज वाले वीडियो धड़ल्ले से पोस्ट हो रहे थे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पीएम के भारत के लिए एक बेहद जरूरी वीडियो को कैसे ब्लॉक कर दिया गया? और इसका जवाब सिर्फ टेक्निकल ग्लिच तो कतई नहीं हो सकता। कुल मिलाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो देखा गया, क्या पता उसको ही जानबूझकर बेचा गया। यही है मेटा की सिफारिशी एल्गोरिदम, यानी रेकमेंडेशन एल्गोरिदम, उसका असली खेल, जिसमें मेटा का सिस्टम यह मान लेता है कि यूजर अगर किसी भड़काऊ या अभद्र पोस्ट पर रुक गया तो उसे यही पसंद है, और फिर उसे वैसा ही जहर वो बार बार दिखाएगा। यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बार आपको बताती हूं। बताऊं? देखिए, इस वक्त आपको कॉकरोच जेन अल्फा पार्टी नाम का ये इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमने जब ये स्क्रीनशॉट लिया, उस वक्त इस अकाउंट के 666 फॉलोअर्स थे। कितने? 666। और ये सिर्फ एक शख्स को फॉलो कर रहा है, अभिजीत तिपके। 30 जुलाई को इस अकाउंट से पहली पोस्ट की जाती है, यानी ये बहुत पुराना अकाउंट तो नहीं है। जुलाई के महीने में ही इस अकाउंट को बनाया गया था। इस अकाउंट पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़े सारे वीडियोस पोस्ट किए गए, जिसमें खास तौर पर एक नैरेटिव दिखाते हुए पुलिस वालों को बच्चों को पीटते हुए दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट किए गए हैं वो वाले। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पीटा गया, ऑफ कोर्स बच्चों को पीटा गया है। इसमें से ही एक वीडियो ये भी है, इसी अकाउंट से पोस्ट किया गया है। जब हमने चेक किया तब तक वीडियो को 5,76,000 बार देखा जा चुका था। अब असलियत देख लीजिए, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से फेक है। एक फिल्म की शूटिंग का ये वीडियो है, किसी प्रोटेस्ट का नहीं है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने लिखा भी है वीडियो फेक है, फिल्म की शूटिंग का है, लेकिन ये धड़ल्ले से प्रमोट हो रहा है और देखा जा रहा है। कैसे? मेटा के पास इसका कोई जवाब है? क्या जवाब है? रेकमेंडेशन एल्गोरिदम के आगे कम्युनिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं है? कोई भी एल्गोरिदम अपने आप ऐसे ही बन जाए, आप मान लेंगे? बनाता तो इंसान ही है ना। इंसानों की पसंद नापसंद से ही वो सीखते हैं ना, बॉट्स। और वो उसी नियम पर फिर काम करते हैं जो कंपनी तय करती है। फेसबुक या इंस्टाग्राम खुद तय करता है कि कौन सी बात लोगों को ज्यादा दिखाई जाएगी और कौन सी दबाई जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूं, मेटा की ही एक पूर्व एम्प्लॉय कह रही है। स्टोन लेक, मेटा की पूर्व एग्जीक्यूटिव विसल ब्लोअर, ये कहती है मेटा जैसी कंपनियां अक्सर अपनी गलतियों को तकनीकी खराबी का नाम देकर बच निकलती हैं, जबकि ये स्टोन लेक है, जबकि ये उनके अपने फैसलों का नतीजा होता है। अपने फैसलों का नतीजा इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम खुद ब खुद काम नहीं करते, उन्हें इंसान बनाते हैं। मेटा खुद ये तय करता है कि उसकी नीतियां क्या होगी, स्टाफ कैसा होगा, कितना होगा, वो गलती होने की कितनी गुंजाइश छोड़ते हैं। ये सारा फैसला खुद मेटा का होता है। फीड एल्गोरिदम में कोई एक इंसान बैठकर ये तय नहीं करता है कि किस यूजर को क्या दिखाना है और क्या नहीं। इसके बजाय ये लाखों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। एल्गोरिदम को बस इस तरह बनाया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय ऐप पर बिताए और उससे जुड़े रहे। और इसीलिए इरादा चाहे जो भी हो, कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, और ये पूरी तरह से सही बात है। मेटा हर बार कुछ बड़ा गड़बड़ी होने का दावा करने के बाद या गड़बड़ी करने के बाद अमेरिकी सांसदों से लेकर दुनिया भर की सरकारों के सामने क्या करती है? आई एम सॉरी, वी रिग्रेट इट।
फिर कुछ दिनों बाद एल्गोरिदम और टेक्निकल एरर के नाम पर वही खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में मेटा को रिपीट ऑफेंडर क्यों ना कहा जाए? कुछ पुराने वाकये आपको बता देते हैं मेटा के ही बारे में। जून 2020 में अमेरिका ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान इंस्टाग्राम पर #BlackLivesMatter से जुड़े कंटेंट को ऑटो म्यूट और हाइड कर दिया। इंस्टाग्राम ने इस पर सफाई दी कि उनकी एंटी स्पैम सिस्टम में तकनीकी खराबी यानी ग्लिच आ गया। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से जुड़े एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को छापा। फेसबुक ने इस खबर के लिंक को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर होने से रोक दिया और रीच को घटा दिया। बाद में जकरबर्ग ने माना कि एल्गोरिदम में अलर्ट जारी करने के बाद ऐसा किया गया और फिर इसे सिस्टम के ग्लिच की तरह पेश कर दिया गया। अप्रैल 2022 में फिलीपींस की सरकारी और गैर सरकारी वेबसाइटों के लिंक्स के ऑटोमेटेड ब्लॉकिंग को मेटा ने टेक्निकल इरेगुलरिटी बताया। सोचिए, सरकारी वेबसाइट के लिंक को ही आपने ब्लॉक कर दिया। यानी पहले सेंसिटिव या राजनीतिक मुद्दे पर विवाद खड़ा कर दो, फिर हल्ला हो तो टेक्निकल खराबी बता दो। और ये अकेले मामले नहीं है। दिसंबर 2025 में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में मेटा की कमाई के मॉडल को लेकर बहुत सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगे। रॉयटर्स ने दावा किया कि मेटा के अंदरूनी दस्तावेजों के मुताबिक 2024 में मेटा की कुल कमाई का करीब 10% हिस्सा यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा स्कैम, एड या प्रतिबंधित सामान बेचने वाले विज्ञापनों से आया। यह भी पता चला कि मेटा अपने यूजर्स को रोज 15 अरब बार ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो साफ तौर पर फर्जी या खतरनाक होते हैं। इनसे कंपनी हर साल लगभग $7 अरब कमाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेटा को पता था कि उसके प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन चल रहे हैं। मेटा ने स्कैम रोकने वाली अपनी ही टीम पर लिमिट लगा रखी थी कि वो ऐसी कोई सख्त कार्रवाई ना करे जिससे कंपनी को अपनी कुल कमाई के 0.15% से ज्यादा का नुकसान। मतलब हद है हुक्म। सब कुछ जानते हुए भी मुनाफे के लिए कुछ भी कर गुजरने का खेल चला। सीधी बात यह है कि मुफ्त की डिजिटल सेवा के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर काम नहीं किया जा सकता। गलती करो, बवाल मचाओ, जब दबाव बने तो उसे टेक्निकल ग्लिच बताकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। वही पैतरा, वही तरीका। पर अब यह नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पोस्ट या वीडियो का नहीं, लगभग 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल अधिकार और देश की अखंडता का है। और इस पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। हुक्म। अब आगे बढ़ेंगे।